कैमरा हिला हुआ है। एडवर्ब पढ़ना है आज। एडवर्ब बाकी रह गया था। देखो एडवर्ब थोड़ा बाकी रहने का रीजन क्या है ना कि एडवर्ब कहीं ना कहीं खिचड़ी है सारे चैप्टर्स का। यानी सारे चैप्टर्स का मतलब ये कहना है कि कंजंक्शन का भी वही खेल है, कंजंक्शन का भी प्रभाव पड़ता है, तो इसीलिए एडवर्ब को लास्ट में कराता हूं। चलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले ये समझो कि एडवर्ब का मीनिंग क्या है। एडवर्ब अंग्रेजी की दुनिया में तीन ही चीज होती है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। इसके बाहर कुछ नहीं है, जो है सब यही है। चाहे तुम इसके बारे में बात करो, चाहे तुम इसके बारे में बात करो। अब यही चीज है कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट होता है नाउन या फिर प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन को जो सजाने का काम करता है, क्वालिफाई करने का काम करता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन इसके अलावे वो हर चीज, चाहे वो वर्ब हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, चाहे वो खुद एडजेक्टिव क्यों ना हो, उनको सजाने का काम कौन करेगा? एडवर्ब। सजाने का मतलब यह है कि उसके बारे में बताएगा कि कोई वो काम कर रहा है कैसा है। जैसे मैंने कहा, मैंने लिखा बॉय, बॉय क्या है? नाउन। अब नाउन के बारे में बताएगा कि अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, टिन्नी है, मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही बदसूरत है। यानी इसके बारे में जो भी बताएगा उस चीज को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव कहेंगे। और देखो खास करके नाउन और प्रोनाउन, अब कैसे बताऊं, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के अगर किसी के बारे में भी बता रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसको क्या कहेंगे हम? एडवर्ब। बस नाउन और प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये नाउन है तो एडवर्ब नहीं होगा, क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अब मैंने कहा कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, अब उस काम के करने को, जैसे कोई काम अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, तेजी से कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, तो वो चीज क्या है कि काम करना। और काम करना एक वर्ब है, एक एक्शन है, और एक्शन को आइडेंटिफाई करता है एडवर्ब। क्लियर? एडवर्ब देखो खास करके आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये है उसी पे पढ़ेंगे कि जो एग्जाम में आता है। और बहुत सारे लोग इसको बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, लेकिन जितने भी लोग यूज करते हैं वो सरासर गलत करते हैं। क्योंकि एडवर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको एक सेंस देता है। सेंस देने का मतलब यह है कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करोगे वहां पर एक मीनिंग निकलेगा, और उस मीनिंग के आधार पर हम एक क्या कहते हैं, तैयार करते हैं कि हाँ इसका सेंस ये है, इसका सेंस ये है। क्लियर? सबसे पहले देखो हम ये पढ़ेंगे कि एडवर्ब के प्रकार कितने हैं। एडवर्ब के प्रकार होते हैं, देखो अलग अलग प्रकार भी होते हैं, लेकिन खास करके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने कहा एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी टाइम का, जो टाइम को आइडेंटिफाई करेगा। एडवर्ब ऑफ नंबर, जो नंबर को बताएगा। जैसे मैं एडजेक्टिव पढ़ाया था तो वहां पर तीन टाइप दिखाया था, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और न्यूमेरल, तीन चीजें आई थी। तो वैसे ही यहां भी नंबर है, यहां भी क्वांटिटी है, क्वालिटी को दिखाएगा। क्वांटिटी में क्वालिटी भी, और जो भी चीजें, जैसे क्वांटिटी मतलब होता है किसी का वजन कितना है, कितना बड़ा है, कितना चीजें, उसकी क्वांटिटी को दिखा देगा। किसी जगह को सबसे ज्यादा, मोस्ट ऑफ द जो यहां पर क्वेश्चन बनते हैं ये बनता है मैनर से, एडवर्ब ऑफ मैनर से। यहां पर देखो ध्यान से समझना सारी चीजों को। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे क्वेश्चन बहुत पूछते जाते हैं। आप तो देख रहे हो सीजीएल में क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से बताइए कौन सा एडवर्ब कौन सा है।
यानी ये जो एडवर्ब लिखा है या फिर इसका एडवर्ब फॉर्म बनाओ क्या होगा, एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग बनाओ एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या क्या होता है, नोट करो इसे। एडवर्ब ऑफ टाइम, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट का मतलब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट ईयर, सब हो जाएंगे इसमें। अब अलग से नहीं लिखवाना है, इसको ध्यान से लिखो। टुडे, टुमारो, यस्टरडे एक साथ हो गया। टुडे, टुमारो, यस्टरडे यानी आज, बीता हुआ कल, आने वाला कल, तीन एक साथ हो गए। अब लास्ट के साथ दिन लिखो, शाम लिखो, रात लिखो, मंथ लिखो, साल, जो लिखना है लिखो। लास्ट डे, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, सब लगा दो। ये सब क्या दिखा रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम को। ये टाइम के बारे में दिखा रहा है, इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम को दिखाएगा एडवर्ब की जगह। ये क्वालिफाई करेगा किसी ना किसी चीज को। अब ये कहना तो सही नहीं हो कि वर्ब को ही क्वालिफाई करेगा, जरूरी तो है नहीं। इन सारे शब्दों कहते हैं एडवर्ब और ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। कोई डाउट किसी को? अब दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर इसको लिखने का मतलब क्या है। अगर इसको लिख रहे हैं तो इसका यूज कैसे करेंगे, इसका एग्जाम में यूज कैसे होगा। एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज जो होता है एग्जाम में वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में समझना। देखो ध्यान से, एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करता है तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जैसे डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, डिड यू यस्टरडे गो टू स्कूल, आर यू कमिंग टू वर्क टुमारो, आर यू टुमारो कमिंग टू वर्क। ए में कितने लोग हैं, बी में कितने हैं, सी में और डी में। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि जितना भी आपने टाइम लिखा, चाहे वो टुडे था, टुमारो था, यस्टरडे था, नेक्स्ट मंथ था, नेक्स्ट भी था ना इसमें, तो नेक्स्ट डे हो जाएगा, नेक्स्ट इवनिंग हो जाएगा, नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ होगा, नेक्स्ट ईयर होगा। इन सभी का इस्तेमाल सेंटेंस के आखिरी में करते हैं और यही करेगा एग्जाम। यहां से यस्टरडे को हटाएगा, पीछे लगा देगा, तो इसको पीछे नहीं लगाते हैं, आखिरी में। यानी देखो यहां यस्टरडे का इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होगा। डिड है, यस्टरडे होगा ही, यानी लास्ट में होगा, लेकिन पहले होगा तो ए और सी राइट हैं और बी और डी क्या हो गए, गलत हो गए। समझ में आया? यानी जो भी आपने देखा एडवर्ब ऑफ टाइम, उनका इस्तेमाल हमेशा सेंटेंस के आखिरी में किया जाता है, लास्ट में किया जाता है। किसी का कोई डाउट? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? दूसरा हमारा था एडवर्ब ऑफ नंबर, जो नंबर को अभी एक एक को पढ़ा रहा हूं, डिटेल बताऊंगा कैसे होगा। मैंने कहा एडवर्ब ऑफ नंबर, नंबर क्या है तो देखो नंबर को दिखाते हैं। मैंने कहा वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फर्स्ट, सेकेंडली, थर्डली, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर है। सॉरी, फर्स्ट, सेकेंडली, थर्डली, नोट करो इसे। हो गया? अब देखो यहां से ना एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले तो ये समझो कि एडवर्ब का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे मैंने कहा दो चीज हैं, एक है आपका एडजेक्टिव और दूसरा है आपका एडवर्ब। यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब, ध्यान दो, आप अगर किसी वर्ड के साथ अगर एल वाई लगाओगे, यानी नाउन के साथ एल वाई लगाओगे, क्या बनेगा, एडजेक्टिव। और किसी वर्ब के साथ एल वाई लगाओगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। या फिर किसी एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। जैसे मैंने आपको कराया था कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब एडजेक्टिव हैं। अब उसमें मैं लगा दूं एल वाई, क्या हो जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। यानी एडजेक्टिव जो होते से मैंने कहा ब्यूटीफुल, बताया हूं ना, एक शब्द होता है ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल के साथ आप एल वाई जोड़ दो, क्या बन जाएगा, ब्यूटीफुली। अब वो क्या है, एडवर्ब है। मैंने कहा क्लियर, अब क्लियर क्या है, एडजेक्टिव है। अब मैंने लगा दिया एल वाई, क्लियरली। समझ में आया? वाइज, वाइजली। यानी ये दिखाता है कि एल वाई जोड़ने से एडवर्ब किसके अंदर, एडजेक्टिव के अंदर। यानी एडजेक्टिव के साथ आप एल वाई जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा,
एडवर्ब बन जाएगा। एक प्रॉब्लम आता है, फर्स्ट के साथ ly नहीं लगता है, यानी फर्स्ट का फर्स्टली नहीं होगा। गलती से भी एग्जाम में कहीं फर्स्टली लिखा दिख लो, काट देना, यानी फर्स्ट का फर्स्टली नहीं होगा, लेकिन सेकंड का सेकेंडली, थर्ड का थर्डली हो जाएगा। यानी इन सब, यानी फर्स्ट के साथ कभी ly का इस्तेमाल नहीं करते। इतना समझ में आया? अब देखो, वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, क्लियर। नेक्स्ट, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, नंबर को दिखाता है। अब नंबर का मतलब क्या है? हमेशा, हर बार। ऑलवेज कभी नहीं, नेवर, सेल्डम, ऑफन, अगेन, इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर। ये सब नंबर के पार्ट है। नंबर थोड़ा बड़ा है, नंबर बड़ा है थोड़ा सा। हाँ, क्विक, क्विकली, मोस्ट, मोस्टली, क्लियर, क्लियरली, ये तो सभी को पता होता है ये, इसलिए इसमें जोर नहीं दे रहा हूं मैं। हार्ड, हार्डली, हार्ड का मतलब कड़ा। जैसे कोई भी चीज कहा, मैंने कहा कोई बॉल है, बॉल क्या है? नाउन। अब मैंने कह दिया हार्ड बॉल है, यानी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में ly लगा दिया, क्या बन गया? हार्डली। अब यहां पर देखो, हार्ड भी शब्द होगा और हार्डली भी शब्द होगा। अब ये जो है कुछ एग्जाम के फेवरेट कॉन्सेप्ट को दिखाता हूं, लिख लिए ये, एक ये भी नोट करो, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली और रेगुलरली, ये होते हैं आपके एडवर्ब ऑफ नंबर, जो नंबर को दिखाता है। अब यहां नंबर से जो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, हार्डली और स्कार्सली कंजंक्शन में पढ़ाया हूं, वेन आता है और बिफोर भी आता है, दोनों आएगा ना। हालांकि पास्ट में तो वही आएगा कि हैड प्लस V3 आता है इसके साथ। अब हैड प्लस V3 सिंगल क्लाउज में नहीं आता है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, बिफोर लगाते हैं ना, तो यहां बिफोर भी लगता है। इसके बारे में डिटेल अब पढ़ाऊंगा, हार्डली और स्कार्सली के बारे में। हो गया ये। अब देखो, एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या है? एक शब्द होता है हार्ड और दूसरा एक शब्द क्या है? हार्डली। इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। हार्ड का मतलब कठिन और हार्डली का मतलब होता है कठिनाइयों से। अब एक बात बताओ, एक क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं, देखो, हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्ड या हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली? हार्डली। ही हार्डली वर्क्स कि ही हार्ड वर्क्स? ए में कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। ए में। बी में कितने हैं? मोस्ट ऑफ द। सी में और डी में। अब यहां पर फर्क समझो। उसके बाद अभी देखो, आप सबने आंसर उठा दिया अपना अपना, अब आपको भी अंदाजा नहीं है कि आपने क्या मीनिंग बनाया है। दोनों को समझो, देखो ध्यान से। मैंने कहा एक शब्द क्या लिखवाया? हार्ड, और दूसरा क्या लिखवाया? हार्डली। इसका मतलब समझो। हार्ड का मतलब होता है कठिन। जैसे मैंने कहा कि ही वर्क्स, अब ही वर्क्स, वह काम करता है। अब बताओ, हार्ड काम करता है कि हार्डली काम करता है? हार्डली। हार्ड काम करता है। हार्डली का मतलब होता है कठिनाइयों से, समस्याओं से। जैसे मैंने कहा कि ही हार्डली गो देयर, या ही हार्ड, जैसे मैंने कहा ही हार्डली गोज देयर, और मैंने कहा ही हार्ड गो देयर। इन दोनों का मतलब अलग अलग है। आपने कहा कि वह बड़ी मुश्किल से वहां जाता है, मैं कहूं कि आई हार्डली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि मैं बड़ी मुश्किल से सुबह जल्दी उठ पाता हूं। समझ में आया? हार्ड और हार्डली। हार्ड का मतलब होता है कठिन और हार्डली का मतलब होता है कठिनाइयों से। मैं बड़ी कठिनाइयों से अंग्रेजी सीख पाता हूं, मैं कठिनाइयों से सुबह उठ पाता हूं, मैं कठिनाइयों से ये काम यानी जो काम अगर आप कठिनाई से कर रहे हो तब तो हार्डली है, लेकिन अगर कठिन कर रहे हो तो हार्ड होगा। किताबों में देखोगे ना तो लिख देगा कि हार्ड का हार्डली नहीं होता है, होता है, लेकिन उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन देखो जरा। मैंने कहा कि हिज सन, उसका बेटा, इज वर्किंग, काम कर रहा है, वेरी हार्ड, कठिन काम कर रहा है कि कठिनाई काम कर रहा है? कठिन काम कर रहा है। यहां पर सबसे ज्यादा हाथ उठाता हार्डली में। हार्डली का मतलब होता है, जैसे देखो मैंने कहा, अब यहां पहले ये देखो, मैंने कहा ही हार्डली वर्क्स, वह बड़ी मुश्किल से काम करता है, वह बड़ी कठिनाइयों से काम करता है। यानी मान के चलो किसी लेबर को पकड़ के लेके आए
कि घर में जरा काम करवाना है, अब वो काम कर ही नहीं रहा है। अब आपने क्या कहा कि उसको पैसे वैसे की बात सब कुछ हो गई, पैसा तक दे दिया, अब वो काम नहीं कर रहा है और आपने जैसे तैसे करे काम कराया, तो शाम तक क्या बोलोगे? बड़ी मुश्किल से मैं उससे काम करवाया, बड़ी मुश्किल से काम करवाया। और दूसरा आपने बोला कि बहुत मुश्किल काम करवाया। दोनों का अर्थ समझ में आया? यानी एक कठिन काम करवाए और दूसरा बड़ी मुश्किल से काम करवाए, काम करने का नाम नहीं ले रहा था। मान के चलो कि आप कहीं जा रहे हो, एक जगह की कोई भी जगह है, रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो गई। अब गाड़ी खराब हो गई, अब गाड़ी कैसे कैसे करके आप पैदल, अब चल तो रही नहीं, पंक्चर हो गया, चाहे तेल खत्म हो गया, तो आप बताओ कि बड़ी मुश्किल से गाड़ी लेके आओगे कि कठिन से कठिन वाला काम करोगे? माने मैं अगर कहूं कि बहुत हार्डली, यानी बहुत हार्डली तरीके से लेके आए कि हार्ड तरीके से लेके आए, यानी बड़ी मुश्किल से गाड़ी लेके आया हूं। अब मुश्किल से और मुश्किल में समझ में अंतर आया? तो इसीलिए उसका जो बेटा है वह बहुत कठिन काम करता है, यानी वर्क्स वेरी हार्ड, लेकिन ही हार्डली वर्क्स, वह बड़ी मुश्किल से काम करता है। ही हार्डली, यानी कहने का मतलब यह है, जैसे मैं बोला कि वह बहुत मुश्किल से यहां आता है, बड़ी मुश्किल से आता है। अब जैसे ठंड का टाइम है, सुबह उठना किसको पसंद होता है? किसी को नहीं। अब बोले कि बड़ी मुश्किल से नहाना, बड़ी मुश्किल से आज नहाया। अब मान के चलो कि बहुत मुश्किल से कैसे कैसे करके, जो मन किया कैसे भी करके नहाए, बाहर निकले, जैसे बाहर निकल रहे थे ऊपर से कोई कचरा फेंक दिया, अब नहाना बेकार। तो क्या वो बड़ी मुश्किल से एक तो नहाया था, इसीलिए हार्डली का जब यूज करते तो वो बहुत मुश्किल से ये काम हुआ ही ना था कि ये हो गया। यानी ये दिखाता है नेगेटिव को कि बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से, मान के चलो बीएसएससी का एग्जाम दिया, बड़ी मुश्किल से एग्जाम दिया था, क्वेश्चन लीक हो गया। अब यहां पर जो मुश्किल है, जो कठिनाई है, उसके लिए हार्ड नहीं, हार्डली। अब अंतर समझ में आया? यानी वह बड़ी मुश्किल से काम किया था। अब देखो वह काम करता है कठिन काम, देखो वह क्या काम करता है? कठिन, यानी कठिन काम करता है। अगर आप कह रहे हो कि वह कठिन काम करता है और वह कठिनाइयों से काम करता है, तो ही हार्डली वर्क्स। आपने क्या कहा कि उसका बेटा जो है वो क्या बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है। जैसे आप एक बात बताओ, आप कठिन काम के लिए हार्डली वर्क क्यों नहीं बोलते हो? क्या बोलते हो? हार्ड वर्क। काफी ये हार्ड वर्क है, कहते हो ना कि बहुत हार्ड वर्क है। यानी जो वर्क है, वर्क का मतलब क्या है? वहां काम है, काम करना, यानी वर्क जो है काम करना। जो काम कर रहे हो वो काम बहुत कठिन है, इसके बारे में बता रहा है कि ये जो काम है बहुत ही हार्ड है, यानी ये काम हार्ड है, इसीलिए हार्ड वर्क कहते हैं। हार्ड वर्क आपने सुना होगा कि हार्ड वर्क ऐसा होता है वैसा होता है, हार्डली वर्क सुने हो? नहीं। तो यहां पर उसका जो बेटा है वो कठिन काम कर रहा है, तो वर्किंग वेरी हार्ड। और यहां पर सन इज वेरी, यानी सन इज वर्किंग वेरी हार्डली, कठिनाई से नहीं। ही हार्डली वर्क्स की हार्ड वर्क्स। अब वह बड़ी मुश्किल से काम करता है, ही हार्डली वर्क्स, यानी बड़ी कठिनाई से, मुश्किल से, उसको जब तक दो चार लगाओ नहीं काम नहीं करता है, तो ही हार्डली वर्क्स। ही वर्क्स हार्ड, ये भी हो जाएगा। अब यहां हार्ड वर्क है ना, आप अगर देखो यहां आप कहना चाहते हो कि ही वर्क्स हार्ड, यानी वह काम करता है कठिन, तब सही हो जाएगा। लेकिन यहां पर दिया है कि वह बड़ी मुश्किल से ही हार्डली वर्क्स, काम करता है। और देखो एक दो क्वेश्चन और दिखाता हूं, देखो आई हार्डली गो देयर या आई हार्ड गो देयर, यानी मैं बड़ी मुश्किल से वहां जाता हूं। आई हार्डली गो देयर, यानी वहां जाने का मेरा मन नहीं करता है, या ऐसे जगह पर है जहां पर जाना संभव है ही नहीं, तो बड़ी मुश्किल से आई हार्डली गो देयर, मैं बड़ी मुश्किल से वहां जाता हूं। आई हार्ड गो देयर होगा? नहीं होगा, तो आई हार्डली गो देयर। आई हार्डली गेट अप बिफोर सनराइज, यानी सूर्य निकलने से पहले। अब बताओ हार्डली उठ पाता हूं कि हार्ड उठ पाता हूं? हार्डली। समझ में आया ना? तो हार्डली बड़ी मुश्किल से क्या उठ पाता हूं, कब? सनराइज से पहले, तो यही है हार्डली। अब हार्डली में और हार्ड में अंतर क्लियर हुआ? सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आई हार्डली, क्लियर। या फिर आप ये समझ लो कि एक तरीका और भी है इसको समझने का, कि जब हार्डली का इस्तेमाल करेगा तो हार्डली के बाद दिखाएगा कोई वर्ब,
किसी वर्ब को दिखाएगा। क्लियर? नेक्स्ट और देखो क्वेश्चन यहां किया है, जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली, वेरी हार्ड, यानी बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, वर्किंग वेरी हार्ड। अब यही होगा कि जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली, हार्डली काट दो, हार्ड करो। अब यहां पर करना है कि जॉन बड़ी मुश्किल से वो काम किया था, जॉन हार्डली। अब जॉन के बाद लिखो हार्डली, अब हार्डली के बाद लिखना पड़ेगा, कोई वर्ब लगाना पड़ेगा कि बड़ी मुश्किल से किया था। आप देखो कि आप जब कंजंक्शन पढ़ते हो तो आता है हार्डली का यूज, शब्द है हार्डली, स्कार्सली, यानी हार्डली हो या स्कार्सली हो, इन दोनों के बाद क्या आता है? हैड, हैड ना आता है, इन्वर्जन कहते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट नहीं आता। यानी हार्डली हो, स्कार्सली हो, हैड आएगा, हैड के बाद सब्जेक्ट आएगा। एक बात बताओ, हैज, हैव, हैड के बाद क्या आता है? V2 V3 आता है ना। यानी हार्डली हो, स्कार्सली हो, हैड है, सब्जेक्ट है, प्लस V3 है, प्लस ऑब्जेक्ट है। अब मैंने कहा है, बार बार सिखाया है कि कभी भी हैड प्लस V3 का इस्तेमाल सिंगल क्लाउज में नहीं होगा, तो इसके साथ कौन सा क्लाउज लगा होगा? V2 लगा होगा। अब इसको जोड़ने के लिए दो आते हैं, आपने पढ़ा होगा ना कि स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, पढ़े हो ना, वहां पर एक चीज यूज होता है बिफोर, तो वही वाला आता है बिफोर। और हार्डली और स्कार्सली बताया था HW SW, यानी स्कूल वर्क, एक स्कूल वर्क है, एक होम वर्क है, तो W से क्या आता है? वेन। तो यही तो कंप्लीट बनता है। तो यही आता है कि बड़ी मुश्किल से वो काम किया ही ना था कि ये हो गया। तो वही आता है हार्डली हैड ही कंप्लीटेड द टास्क, बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से। हार्ड और हार्डली में अंतर क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? एग्जाम में आप पूछो, नहीं होगा। ही वर्क्स हार्ड। देखो एक चीज समझो, दोनों के अंतर को बताता हूं, ध्यान से खड़े रहना और ध्यान से सुनना और समझ में आएगा। आपने कहा कि ही वर्क्स, क्या लिख रहे हो? हार्ड, हार्डली। चलो, ही वर्क्स हार्डली, हार्डली का मतलब होता है कठिनाइयों से। यानी सीधा सा कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास, मान के चलो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, गरीबी चल रही है, घर से पैसा नहीं ले सकते, पटना में रह रहे हो, रहना खाना बड़ा मुश्किल आता है, शिक्षा से ज्यादा तो यहां रहने पे खर्चा आ जाता है। तो अब यहां पर जो फील कर पा रहे हो अंदर से कि बड़ी मुश्किल से पटना में रहता हूं, अब बताओ कि अब तुम इस हार्डली का मतलब वही है जो समझाया अभी, कि बड़ी मुश्किल से, कठिनाइयों से उलझते हुए, यानी उनसे लड़ते हुए हम किसी काम को जब करते हैं तो उसको हार्डली कहते हैं। अब बताओ तुम कि वह काम करता है कठिनाइयों से कि कठिन कार्य करता है। वर्क्स क्या है? V5 सिंपल प्रेजेंट, आगे कोई लगेगा ना, कोई ना कोई दिखाना पड़ेगा ना कैसा है कैसा नहीं है। तो ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन कार्य करता है। लेकिन आपने कहा कि यहां पर कि ही वर्क्स, अब हार्डली का यूज करना है, तो हार्डली को लगाना पड़ेगा पहले कि ही हार्डली, अब ही हार्डली वर्क्स, यानी बड़ी मुश्किल से वो काम करता है, वह बड़ी मुश्किल से काम करता है, बड़ी मुश्किल से वो पैसा इकट्ठा कर पाता है। तो उसके बाद क्या करना है? हार्डली के, यानी हार्डली जब लास्ट में लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं ध्यान देना कि इसका मतलब अल्टीमेटली क्या होना है? बड़ी मुश्किल से, कठिनाई से। समझ में आया? देखो यहां पर क्वेश्चन तो यही है, ये तो और क्लियर कर रहा है कि आई हार्डली, मैं बड़ी मुश्किल से वहां जाता हूं। सी हार्डली कम्स हियर, वो बड़ी मुश्किल से यहां आती है। जैसे मान के चलो आना है कहीं से, रोड खराब है, रोड टूटा फूटा है, कोई जो व्हीकल वगैरह को चल नहीं रहा, साधन वगैरह चल नहीं रहा, बोले बड़ी मुश्किल से यहां आता है, तो ही हार्डली कम्स हियर, बड़ी मुश्किल से आता है। अब आई हार्ड गो देयर नहीं होगा, आई हार्डली गेट अप, बड़ी, मैं, अब देखो मैं, हार्डली का मतलब क्या है? बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से, तो मैं बड़ी मुश्किल से, गेट अप का मतलब होता है उठना, बिफोर मतलब पहले, सनराइज मतलब सूर्य उदय, यानी मैं बड़ी मुश्किल से सूर्य उदय के पहले उठ पाता हूं। समझ में आया अब ना? तो यही हार्ड और हार्डली का ध्यान रखना। यहां देख लो, बैठ जाओ। जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली होगा, वर्किंग वेरी हार्ड, यानी बहुत कठिन कार्य। अब इसीलिए लिख देता है किताब कि हार्ड का हार्डली नहीं होता है, होता है,
फर्स्ट का फर्स्टली नहीं होता है, सेकेंडली होता है। जैसे आपको कहना है कि पहले मैं उसका दोस्त हूं, उसके बाद वो है। मतलब आपको यह कहना है कि मैं पहले, जैसे कोई दोस्त है आपका, अब उसने कहा कि मैं पहले उसका दोस्त हूं, बाद में उसका रूम पार्टनर हूं, यानी पहले नंबर पे मैं उसका दोस्त हूं, उसके बाद मैं रूम पार्टनर हूं। तो यानी फर्स्टली नहीं, फर्स्ट आई एम हिज फ्रेंड, सेकेंडली आई एम हिज रूममेट। तो ये आता है सेकेंडली, लेकिन फर्स्टली नहीं कर देना। आगे बढ़े, कोई सवाल किसी का? हार्डली स्कार्सली, इसका यूज बताया हूं कंजंक्शन में। गलती करता है, वेन की जगह पर देन लगाता है। कोई डाउट है क्या किसी को? तो चेहरे पे इतनी मायूसी क्यों छाई हुई है? आगे बढ़ जाएं? बहुत बढ़िया। इन सारे शब्दों को याद रखना। अभी तो बताऊंगा। देखो, स्कार्सली का मतलब ही होता है वही। स्कार्सली का मतलब होता है, देखो स्कार्स क्या होता है, एक शब्द है स्कार्स। स्कार्स का मतलब होता है कमी, स्कार्सिटी शब्द आता है, यानी कि जिसके पास जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो है वो बड़े कम है, और उस नंबर ऑफ जो रिसोर्सेज है वो कम चीजों में सफल हो गया, और सफल हो गया उसको कहते हैं स्कार्सली। ये भी है बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाइयों से। एक चीज और याद रखना कि ये हार्डली और स्कार्सली नेगेटिव वर्ड है। नो, नॉट और नेवर का इस्तेमाल नहीं होता इसके साथ। इसके साथ कभी भी नो, नॉट, नेवर नहीं लगेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर समझते हैं। जैसे मैंने कहा स्लो, अब स्लो का मतलब होता है धीमा, अब लगा दिया स्लोली, अब स्लोली कर दिया, तो क्या है कि जो एडवर्ब बन गया तो स्लोली है, क्विकली है, क्लियरली है, वाइजली है, ब्रेवली है, लाउडली है। अभी तो शुरू कहां हुआ एडवर्ब। एडवर्ब इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। सबके चेहरे पे जो मतलब मायूसी जो आई है ना, गायब कर दूंगा, बस देखते चले जाओ। इसके बाद एक दो तुम लोगों को अभी मायूसी गायब करता हूं, फर्क बता के। हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर जल्दी नोट करो। नहीं नहीं, मैंने क्या कहा? एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम जो है ना, बाटा क्यों गया अलग अलग, कि टाइम जो है उस टाइम का यूज लास्ट में करना। जैसे टाइम में क्या आया? टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, तो उसका लास्ट में करना। समझ में आया? बाकी तो कहीं भी चाप दो, जरूरी है कि लास्ट में ही आएगा, पहले भी आ सकता है। हो गया? और देखो, एडवर्ब ऑफ मैनर, फास्ट है, हार्ड है। अब देखो हार्ड आया ना इसमें, मैनर में, अब हार्ड है। अब यही लिख देता है क्या कि फास्ट का फास्टली नहीं होता है, हार्ड का हार्डली नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि ही रन्स फास्टली की फास्ट, तेज दौड़ता है तो फास्ट होगा। ही वर्क्स हार्ड की हार्डली, हार्ड, हार्डली बोल रहा है, हार्ड। तो फास्ट है, हार्ड है, फुलिशली है, डाउटली है, क्लियरली है, ब्यूटीफुली है। इन सबको क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई डाउट किसी को? नोट हो गया? जल्दी नोट करो। सक्सेसफुली, हाँ सक्सेस, बिल्कुल नहीं, सक्सेसफुली मैनर नहीं है। मैनर का मतलब होता है कोई काम करने का तरीका। अभी एक एक शब्द को बताऊंगा, ऐसे ऐसे शब्द आएंगे कि देख के आपको ये लगेगा कि अच्छा सर ये तो हम जानते ही नहीं थे। इसमें एक दिन का टॉपिक नहीं है। नोट हो गया? फास्ट, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। जैसे मैंने लिखो जल्दी, फास्ट लिखो, अब लिखना क्या है? वर्ब है कि नहीं? और मैनर का मतलब बताया हूं। मैनर में और मैनर्स में फर्क क्या है? मैनर का मतलब तरीका, काम करने का, और मैनर्स का मतलब आचरण। तो यही है एक ऐसा एडवर्ब जो मैनर को दिखाता है। धीरे लिखो, तेज लिखो, बहुत तेजी से। समझ में आया? तो ये मैनर को दिखाता है। एडजेक्टिव में, हाँ, द ट्रेन, हाँ बिल्कुल, इसका यूज कर नहीं लोगे। एक बात बताओ, आई हैव अ फास्ट ट्रेन या फिर आई हैव अ फास्ट पेन। मैंने क्या कहा कि अगर कोई नाउन से पहले आएगा उसको एडजेक्टिव कहेंगे, वर्ब को आइडेंटिफाई करेगा एडवर्ब कहेंगे। ये तो आसान सी बात है, ये तो नॉर्मल से शब्द है। जैसे हार्ड है, मैंने कहा हार्ड बॉल, तो हार्ड बॉल क्या है? बॉल के पहले आ रहा है तो हार्ड एडजेक्टिव है। मैंने कहा फास्ट,
अब फास्ट कोई भी चीज, मैंने कहा फास्ट रनिंग, रनिंग एक नाउन है, उसके पहले लगा दिया फास्ट, आ सकता है एडजेक्टिव में भी। तो ट्रेन के लिए आ रहा है फास्ट, किसको बता किसको रहा है, ट्रेन को बता रहा है ना। तो ट्रेन के लिए एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दो एडजेक्टिव होते हैं, एक जो होता है कि नाउन से पहले आता है और एक होता है कि नाउन के बाद आता है। क्वालिफाई किसको कर रहा है ये तो देखो, तुमने कहा ट्रेन इज फास्ट, तो ट्रेन को बता रहा है ना ये। मैंने कहा ट्रेन इज रनिंग फास्ट, यानी उसके रनिंग को बता रहा है। तो ये फर्क है, ये धीरे धीरे आएगा। तुम लोग पहले एडवर्ब कभी पढ़े नहीं हो क्या? लग तो यही रहा है, जल्दी बैठो। मुझे तो तुम लोग के चेहरे पे जो मायूसी दिख रही है उसको देख के लग रहा है कि जीवन में पहली बार तुम लोग एडवर्ब पढ़ रहे हो। चलो कोई बात नहीं, आखिरी बार होगा, आखिरी बार पढ़ोगे ये। क्लियर हो गया ना? देखो इसका ये लिखवाने का मतलब इसलिए है, सीजीएल में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से बताओ कि एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा है। 4 ऑप्शन दे दिया, टाइम को भी दिया, क्वांटिटी को भी दिया, मैनर को भी दिया, अब उसमें से बताओ एडवर्ब ऑफ मैनर कौन है। सीधा क्वेश्चन दिखाऊंगा, 2022 के इसी बार पेपर में पूछा है यही चीज। अब देखो, अब यहां तक किसी को कोई डाउट? अब ये जो क्या है, देखो आप धीरे धीरे समझोगे कि ये पूरा सेंस देता है। सेंस का मतलब देखो, एक फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं। मैंने कहा एक शब्द है राइट नाउ, राइट नाउ, मैंने कहा जस्ट नाउ, रिसेंटली, 3 शब्द हैं, तीनों में अंतर बताओ क्या है। राइट नाउ का मतलब है अभी अभी, जस्ट नाउ का मतलब ये अभी अभी, रिसेंटली का मतलब होता है अभी अभी। अब ये तीनों अपने आप में फर्क दिया। रिसेंट मतलब होता है हाल फिलहाल का, रिसेंटली कर दिया। देखो राइट नाउ जस्ट है ना, जस्ट नाउ और रिसेंटली, 3 शब्द। अच्छा ठीक है, ये सब का मतलब प्रेजेंट के लिए होता है, सब प्रेजेंट में आएगा, समझो। मैंने कहा देखो, अब इसमें अंतर क्या है इसको समझो। राइट नाउ जब भी हम बात करते हैं इसमें अर्थ आता है 1 से लेके 2 मिनट के लिए। जस्ट नाउ का यूज करते हैं 1 से 2 घंटों के लिए। रिसेंटली का यूज करते हैं 1 से 2 मंथ्स के लिए, या डेज कर दो, इसको डेज कर दो और आसानी। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, अब समझ में आ गया होगा। यानी मैंने कहा कि अभी, जैसे मान के चलो कल जो पढ़ाया हूं और एक उसके पहले भी पढ़ाया हूं, उसके पहले भी पढ़ाया हूं, अब मैं कहना चाहता हूं कि मैं अभी अभी तुमको पढ़ाया हूं। यानी अगर कल के बारे में बोलूंगा जो कल पढ़ाया हूं तो राइट नाउ इस्तेमाल कर लूंगा। मैंने वो कंजंक्शन पढ़ाया था तो रिसेंटली पढ़ाया हूं। यानी देखो खास करके यूज होता है एक टाइम के कॉन्टेक्स्ट में। मैंने अभी अभी ये काम किया है। जैसे मान के चलो आप चाय पिए, चाय पिए हुए 1 से 2 मिनट ही बीता, अब कोई पूछ दिया कि चाय पियोगे, यस सर, अब बोले कि चाय पियोगे तो बोल, आपने क्या बोला, राइट नाउ, अभी पिया है। यानी अभी पिया हूं, इसका मतलब यह है कि अभी कितनी देर हो गया। राइट नाउ कहने का मतलब कितना हो गया, अभी 1 से 2 मिनट हुआ है। चाय पिए हो, जस्ट नाउ, अब राइट नाउ की जगह पर जस्ट नाउ कर दिए। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये आपको एक असर देगा और ये असर दिखाता है कि जब आप जस्ट नाउ कहते हो, राइट नाउ कहते हो, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। राइट नाउ का मतलब है अभी अभी, जस्ट नाउ का मतलब है अभी अभी, रिसेंटली का मतलब है कि अभी अभी रिसेंट की घटना है। समझ में आया? टाइम या कॉन्टेक्स्ट में, चाहे टाइम, अब देखो यहां से 1-2 मिनट में दिखा दिया, अब यहां दिखाना हो 4 से 5 घंटे में, 4 से 5 घंटे कह दो। जस्ट नाउ, राइट नाउ और ये है रिसेंटली। अंतर समझ में आया? और भी आता है, देखो दिखाता हूं, तुम लोग के बड़े काम का है। मैंने कहा एक शब्द लिखा हूं, अब इसका जब आंसर कैसे देते हो, आई हेट यू देते हो ना, ऐसे देते हो ना, गलत है ये, गलत नहीं है, अर्थ कुछ और है। अगर आपने इसको लिख दिया, इसका मतलब भी कुछ और है। इसको कहते हैं यूज ऑफ टू।
ये टू का यूज आज पूरा पढ़ाऊंगा, रिमूवल ऑफ टू आता है, यूज ऑफ टू आता है। देखो बताता हूं, इसका मतलब है कि मैं प्यार करता हूं तुमसे, है ना। उसका रिप्लाई दिया, मैं प्यार करता हूं या करती हूं तुमसे भी, यानी तुम्हारे अलावा और भी कोई है। यही तो हुआ, मैं प्यार करता हूं तुमसे भी। अब इसको पढ़ो, मैं भी प्यार करता हूं तुमसे। लोग ये बोलते हैं, सब यही चेपता है। अब एक बात बताओ, एग्जाम कभी क्वेश्चन पूछेगा इससे, लेकिन ये आपको सेंस देगा कि टू का इस्तेमाल कब करते हैं। जैसे नहीं कहते चाय पियो, जैसे चाय बना रहा हूं तो आपने कहा मी टू, मुझे भी, मैं भी चल रहा हूं, आई टू, मी टू, यानी ये क्या, जिसके साथ टू लगेगा ये उसी को आइडेंटिफाई कर देगा। जिसके साथ लगा दो उसी को ये बताएगा कि हाँ मैं भी, तुम भी, यू टू, यानी यहां पर यू टू का मतलब है तुमसे भी, और यहां पर है मैं भी। यही होता है यूज ऑफ टू। समझ में आया? यही है एडवर्ब। ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। ऐसे आता है आपका ओनली का यूज। देखो अब ओनली क्या कहता है कि जैसे मैंने कहा कि राम हैज ओनली अ फोन, यानी राम हैज ओनली अ फोन। इसका मतलब क्या है? राम के पास है केवल एक फोन। अब इसी चीज को चेंज कर रहा हूं, मैंने कहा ओनली राम हैज अ फोन। इसका मतलब यह हुआ कि केवल राम के पास ही फोन है, मतलब और किसी के पास नहीं है। और यह कह रहा है कि राम के पास केवल एक ही फोन है। और यही होता है। देखो अब इससे क्या है कि इसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि कभी भी ओनली का इस्तेमाल सेंटेंस के आखिरी में नहीं करते हैं, यानी सेंटेंस के आखिरी में नहीं कर पाएंगे इसको। जैसे मैंने कहा कि राम हैज अ फोन ओनली, गलत हो जाएगा। ओनली का इस्तेमाल कभी भी आखिरी में नहीं करना, यानी कभी भी उससे क्लोज नहीं करते हैं। सिर्फ एक जगह यूज होता है ओनली का इस्तेमाल, आखिरी में, मॉनिटरी चीजों में, बैंकिंग चीजों में। जैसे आप लिखते हो ना कि 1 लाख ओनली, ये ओनली आता है क्लोज करने के लिए। अब मान के चलो इसको नहीं लगाए, किसी को चेक काट के दे दिया, अब आगे जोड़ लेगा 1,90,000 और जोड़ दिया। अब दिया है 1 लाख का चेक, आ गया, अब उसके खाते में 1,90,000। तो इसीलिए जब भी हम क्लोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं आखिरी में ओनली का। इसके अलावा कहीं भी इस्तेमाल करना, ओनली को लास्ट में मत लिखना। समझ में आया? ये ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में धीरे धीरे समझाऊंगा। एक ही दिन बता दूंगा ना, दिमाग फट जाएगा। एक तो इतना छोटा दिमाग है तुम लोगों का। यस सर। अब देखो एक क्वेश्चन है, ही रन्स फास्ट, ही रन फास्टली। फास्टली नहीं होता है, ही रन्स फास्ट। कोई डाउट किसी को? अब देखो एक और है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी को लिखो जिसमें आ गया टू। अब एक एक को पढ़ाऊंगा, देखो घबराना नहीं। वेरी का यूज, मच का यूज, इनफ का यूज, रादर का यूज, सब पढ़ाऊंगा। एक एक को समझो तो पहले। यानी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में टू क्या है, वेरी क्या है, मच क्या है, इन सभी को नोट करो। अभी तो ये ब्लूप्रिंट है, क्या क्या पढ़ना है। अब इसका लिस्ट दिया हूं। जैसे खाने से पहले नहीं जाते रेस्टोरेंट में, तो खाने से पहले लिस्ट होता है कि ये है, ये। अब यहां पर सब खाना है। तो डाउट किसी को? हो गया? इन शब्दों कहते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी क्या है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा है, तो टू, वेरी, मच, क्वाइट, इनफ, रादर। नेक्स्ट, फेयरली, ऑलमोस्ट, फुल्ली, होली, यानी पूरा, भरपूर। सबका हिंदी भी बता दीजिए। तुम यहां हिंदी पढ़ने आए हो कि इंग्लिश पढ़ने आए हो?
हिंदी पूछ रही है, हो गया। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। आगे देखो, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे मान के चलो वो बैठा है, कोई मान के चलो कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कोई रो रहा है, तो बताओगे ना कि यहां वहां, यानी ये सारी चीजें दिखाता है प्लेस के लिए। एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेयर, देयर, समवेयर। देखो कराया था ना कि सम, SENA, डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, इनडेफिनिट के लिए। समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। वैसे ये कि देखो वेयर का मतलब होता है कहीं पर, किसी जगह पर। समवेयर किसी जगह पर, जैसे आई एम गोइंग समवेयर, इसका मतलब क्या है कि मेरा जाना बता रहा है ना, कि उसको आइडेंटिफाई कर रहा है ना कहां पे। समवेयर, एवरीवेयर, नाउ वेयर, एनीवेयर। तो हेयर हो, देयर हो, समवेयर हो, एवरीवेयर हो, नाउ हेयर हो, एनीवेयर हो, नाउवेयर, सॉरी नाउ नहीं, नोवेयर, नोवेयर, एनीवेयर। वही सेम चीज है। सम वाला बताया था ना, भूल गए क्या? सम, एवरी, नो और एनी बताया नहीं था? मैंने कहा OBT बताया था। OBT में क्या है? O फॉर वन, B फॉर बॉडी, T फॉर थिंग। अब आता है समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग। अब एनीवन, एनीबडी, तो वैसे ही तो है समवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, एनीवेयर, सेम चीज तो है। अब अलग से क्या याद करना है इसमें? किसी जगह कोई तो दिखा रहा है, वेयर का मतलब तो कोई जगह, और वही तो है। प्लेस का मतलब क्या है? जगह। अब इसका सीधा क्वेश्चन है, जिससे इसको लिखवा रहा हूं, क्यों पहचानो इसमें से, बताओ 4 ऑप्शन में से एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा है, एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, अब ऊपर जाना, जैसे ही इज गोइंग अपसाइड, इनसाइड, आउटसाइड बताता है ना, तो उसके जाने को बता रहा है। तो अप हो, डाउन हो, इनसाइड हो, आउटसाइड हो, इनडोर्स, आउटडोर्स, इनडोर्स, आउटडोर्स, ये सब के सब प्लेस को दिखाते हैं, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखो एक और चीज है, एडवर्ब ऑफ, आखिरी जो है एडवर्ब ऑफ रीजन। कहां थे आप लोग? डोली पहुंचने में लगता है देर हो गई। एडवर्ब ऑफ रीजन, कोई रीजन बताना। हेंस, देंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, ये सब क्या है? रीजन को बताता है। और इन्हीं सब का इस्तेमाल जब PQRS बनाते हैं उसमें भी काम आता है, कि ये रीजन को बता देगा। अल्टीमेट रीजन क्या है आखिरी में ढूंढना पड़ता है। कॉन्सिक्वेंस को दिखाता है, रिजल्ट को होता है, मतलब अल्टीमेटली जो रिजल्ट हो गया। नोट हो गया साहब? अब देखो, अब जैसे जल्दी नोट करो, हो गया? देखो कहीं भी, जैसे कभी भी कोई चीज का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा कि एडवर्ब में ज्यादातर LY का इस्तेमाल करा जा रहा है। LY का, मैंने कहा स्लिप, स्लिप का मतलब सोना, मैंने लगा दिया स्लिप कर दिया, ये क्या है? एडवर्ब को है। एडवर्ब को, सोता हुआ, यानी ये क्या दिखा दिया? सोता हुआ। मैंने कहा बेड, अबेड, बेड का मतलब बिस्तर, अबेड कर दिया, एडवर्ब बन गया। यानी यहां पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ ए लगा दो तो फिर वो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। जैसे स्लीप है तो अस्लीप। मैंने कहा बेड है, अबेड, न्यू है, अन्यू, फ्रेश है, अफ्रेश, बोर्ड है, अबोर्ड, अब देखो लाउड, अलाउड, लाउड का मतलब शोर, अलाउड कर दिया, एडवर्ब बना दिया। यानी ये सब के सब क्या बन गए? एडवर्ब बन गए। ये एडवर्ब को दिखाता है।
कोई डाउट है किसी को? यानी देखो अब बहुत और सारे शब्द आते हैं, जैसे मैंने कहा फुट, ऐसे आता है अफुट, ऑन फुट, अफुट भी आता है। तो यानी इन शब्दों के साथ ए लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब। तो क्वेश्चन जब पूछेगा कि इनमें से कौन सा एडवर्ब है, तो ए याद रखना, ए फॉर एडवर्ब लगा दो सबके साथ, बन गया एडवर्ब। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े, नोट कर लो, हो गया। अब एक चीज समझो, जैसे कि अब एक एक को समझते हैं, एक एक को सीखते हैं। जैसे आपको हेडिंग बनाना है, सबके सब हेडिंग बनाओ, यूज ऑफ टू, यूज ऑफ टू या रिमूवल ऑफ टू, यानी रिमूव करना टू को, चाहे टू का पूरा पूरा इस्तेमाल, जिसमें से एक इस्तेमाल अभी थोड़ी देर पहले बताया। हां, तो उसी चीज में जैसे टू लगाते हो तो आता है कि भी, ये भी, वो भी, तो ये सब क्या दिखाता है? टू। अब एक चीज समझना, जैसे टू का मतलब होता है कि ज्यादा, या जितना होना चाहिए उससे कहीं और ज्यादा। जैसे मैंने कहा कि कोई पेशेंट है, मान के चलो कि कोई पेशेंट है, अब पेशेंट भर्ती है कहीं पर, अब हुआ क्या कि वो पेशेंट इतना कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकता है, यानी इतना कमजोर हो गया है कि वो चल नहीं सकता है, वो इतना बुढ़ा हो गया है कि चल नहीं सकता। कोई भी जिसको मतलब ये कहना है कि वहां पर जो एडजेक्टिव होगा नेगेटिव होना चाहिए। अब नेगेटिव एडजेक्टिव में क्या करते हैं कि इसमें लगा होता है टू और इसको जोड़ता है टू से, यानी टू टू, इसको रिमूव करते हैं और टू को काट के क्या कर देते हैं? सो में, यानी टू को बदल देते हैं सो में और यहां पर क्या कर देते हैं? दैट। क्लियर? यानी इनका पूरा का पूरा एक कहने का स्ट्रक्चर होता है, और स्ट्रक्चर का बदलाव होता है कैसे, इस स्ट्रक्चर को लिखवा देता हूं। देखो, जैसे यहां पर एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या है कि नॉर्मली सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब आ गया, और एक्सिलरी वर्ब के बाद मैंने लिखा है टू। जैसे मैंने कहा कि ही, एक्सिलरी वर्ब लिखा इज, यानी ही इज, यहां पर कर दिया टू। अब नेगेटिव एडजेक्टिव होना चाहिए, मान के चलो कि आप बोले को इतना ताकतवर है कि चल नहीं सकता है, फिट बैठा, वह इतना बुद्धिमान है कि यह पढ़ नहीं सकता, बैठेगा। इसलिए आता है नेगेटिव एडजेक्टिव, यह इतना बेवकूफ है, इतना कमजोर है। इन सारी चीजों को दिखाता है कि आगे, क्योंकि आगे नेगेटिव होने वाला है इसीलिए जोड़ता है। मैंने कहा ही इज टू, या फिर टू वीक कर दो, टू रफ कर दो, जो भी करना है। आप अगर कर रहे हो कि ही इज टू वीक, अब टू जो लगाना है लगाओ, इडियट, ही इज टू मेंटल, जो करना है। मतलब याद रखना कि यहां पर जो नेगेटिव होगा, मतलब एडजेक्टिव जो होगा हमेशा नेगेटिव लगेगा। यानी सब्जेक्ट, नोट हो गया ये, सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब टू है, एडजेक्टिव है, प्लस टू है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब इसको देखो कैसे नोट करो, इसको बनाओगे कैसे। इसको बनाने का तरीका क्या कहता है कि आप जब भी इसका बनाओ रिमूवल ऑफ टू, एयरफोर्स के बच्चे हैं इसमें, सीधा क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन रिमूवल ऑफ टू से, सिलेबस देखे हो ना। इसको बनाने का तरीका देखो, मैंने कहा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट होगा, एक्सिलरी वर्ब होगा। मैंने क्या कहा, टू को काट के क्या कर देंगे, टू बदल जाएगा सो में। यहां पर जो है एडजेक्टिव वही आ जाएगा एडजेक्टिव, जो कि क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव एडजेक्टिव होगा। अब ध्यान से सुनो, अब यहां पर है कि सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस सो एडजेक्टिव आ गया। अब यहां टू को काटोगे, क्या बदल दोगे, दैट। अब दैट के बाद दो तरीके के कंडीशन बनेंगे, या तो होगा प्रेजेंट का या होगा पास्ट का, दो ही होता है ना। प्रेजेंट का हो तो सब्जेक्ट के बाद कैन लगेगा, कैन, और इसको कर देंगे कैन नॉट, यानी कोई भी चीज नहीं कर सकता, कर सकता है। वह इतना कमजोर है कि चल सकता है, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है, तो इसीलिए क्या कर दिया। अब यहां है एबिलिटी आ जाती है, इसीलिए कैन का यूज करते हैं। एक एक स्टेप बता के चल रहा हूं। मैंने कहा सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब लो, सो लो, और जो एडजेक्टिव उतारो, इस टू को बदल दो डैट में। अब यहां पर है सब्जेक्ट के बाद कैन आउट या फिर कांट। एक बात बताओ, मॉडल्स अपने साथ क्या लेता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, प्रेजेंट का है कि नहीं, ये भी तो हो सकता है पास्ट का।
वह इतना कमजोर था कि वह चल नहीं सकता था। यानी ये क्या है? प्रेजेंट। कैन का पास्ट कर दो। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड नॉट। यानी कैन नॉट, कुड नॉट। तो सब्जेक्ट के बाद क्या कर दो इसको? कुड नॉट। अब कुड नॉट भी क्या लेगा? V4 V1। मॉडल्स हमेशा क्या लेते हैं? V1। यही है स्ट्रक्चर, नोट कर लो। अब इससे देखता हूं कैसे नहीं बनता है। खास करके एयरफोर्स और नेवी वाले बच्चे और कोस्ट गार्ड वाले, अपना आंख कान सब कुछ खुला रखना। सीधा क्वेश्चन पूछता है ना। वेरी वेरी नहीं, सो कर दोगे। वेरी का यूज कुछ और होता है, बताऊंगा। सब इसी में तुम्हारे जितने सवाल हैं सबका सनसनीखेज खुलासा होगा। मिटा देंगे तुम्हारे सारे भ्रम धीरे धीरे, देखते चले जाओ। हो गया? आगे बढ़े, जल्दी से लिखो। तो कुछ है, खींच दिया हूं बस। थोड़ा समझाते समझाते चला तो टाइम लगा। नॉर्मल होता कहता टू काटो सो करो, टू काटो डैट करो, कैन लगाओ कुड लगाओ, हो गया। समझ में आया ना? यानी अगर पास्ट में हो जाए, जैसे मैंने कहा कि ही इज टू वीक, ही इज टू वीक टू वॉक, तो क्या बनाओगे कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। मैंने कर दिया ही वॉज टू वीक टू वॉक, तो ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। यही होगा। देखो, द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक, बनाओ सब। द पेशेंट इज, यानी यहां पर लिखूंगा द पेशेंट। अब इज जो है तो वॉज होगा, इज, लेकिन अगर वॉज होता तो वॉज हो जाता। यहां टू को काट के क्या करोगे? यहां क्या कर दोगे? वीक कर दिए। अब टू को उसके बाद, यानी ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में कैन आता है, तो क्या होगा कि द पेशेंट इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। बन तो गया? तकलीफ हुई कोई? अब लड़का डरता है, क्या होगा? समझ में आया? अब यह है कि एक बार में नहीं आएगा, और बनाओ। द पेशेंट वॉज टू वीक, इसको अपनी कॉपी में बनाओ तुम लोग, प्रैक्टिस करवा रहा हूं। बनाओ सभी, बनाओ इसको। अब इज की जगह पर बस वॉज है, तो कैन की जगह पर कुड। ये तो सिखाया हूं नरेशन में ना। बन गया? कोई डाउट किसी को? क्या बनाए हो? द पेशेंट वॉज, टू को काट के सो, वेक, टू को काट के डैट। अब देखो, पेशेंट है तो ही, कैन है तो कुड, कुडेंट वॉक। कोई डाउट किसी को? कोई तकलीफ तो नहीं होगा? और देखो, ही वॉज टू वीक टू वॉक, तो ही वॉज सो वीक दैट ही कुडंट वॉक। पास्ट याद रखना, पास्ट हो तो यहां भी पास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ही इज टू ओल्ड टू वॉक, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। एक चीज समझो, एक बात बताओ जरा, कभी कभी क्या करता है कि सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब टू प्लस नेगेटिव वाला एडजेक्टिव है प्लस टू है, V1 नहीं देता है, V1 देता है उसको B कर देता है। यहां पर जो V1 है नाउन कर देगा, V1 को काट के नाउन कर देगा। तो नाउन के पहले एक V1 चाहिए, कोई भी V1 चाहिए। अब V1 की जगह पर देना पड़ता है B। क्या देना पड़ेगा? V। जैसे मैंने कहा कि ही इज टू बैड फॉर अ स्पोर्ट्समैन, फॉर अ स्पोर्ट्समैन। तो क्या कर दोगे कि ही इज, अब टू है तो सो बैड दैट ही कैन नॉट बी अ स्पोर्ट्समैन। यानी बस नाउन हो ना तो बस बी लगा देना। समझ में आया ना?
खास करके जो बच्चे एयरफोर्स वाले, अभी 4-5 दिन में एग्जाम होना है, समझ में आ रहा है? और देखो वो क्वेश्चन दिखाता हूं. ही वॉज टू वीक टू वॉक. ही वॉज सो वीक दैट ही कुडंट वॉक. ही इज टू ओल्ड टू वॉक. ही इज टू फुलिश टू विन द इलेक्शन. तो ही का ही, इज का इज, टू कटेगा सो, फुलिश दैट, दैट ही कैन नॉट, इज है तो कैन नॉट. अब विन का विन द इलेक्शन. कोई तकलीफ हुई? कोई डाउट किसी को? ये देखो, he is too weak to go to school, that he cannot go to school. आसान है, आगे बढ़ो. he is too poor to buy books. he is, अब टू कटेगा क्या बन जाएगा? तो he is so poor, टू कटेगा that, अब he है तो he, is है तो कैन नॉट बाई बुक्स. कोई डाउट किसी को? ये देखो, द ड्रेस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड. क्या बनाओ? बनाओ इसको, बनाओ इसको. द ड्रेस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड. बन गया? क्या बना है? द ड्रेस इज सो कॉस्टली दैट, अब लिखा है क्या? द ड्रेस इज सो कॉस्टली. अब टू है, दैट काटो, टू को काट के, अब ड्रेस के लिए ही लगाए हो. इट कैन नॉट बी परचेज्ड, यानी यहां ड्रेस के अकॉर्डिंग आएगा. अब कई लोग ही लगा दिया होगा, चाहे सी लगा दिया. कोई लगाया है? एक बार ईमानदारी से हाथ उठा के बताओ कि ही और सी कौन लगा. देख लो, लगाए हो ना? देख रहे हो? इसीलिए क्वेश्चन बोला बनाने के लिए. खुद बनाता तो समझ में नहीं आता. यहां पर जो रहेगा वही करना पड़ेगा. आप सोचोगे कि सर पेशेंट था तो आपने ही क्यों लिखा? पेशेंट एक कॉमन नाउन है, जेंडर कॉमन जेंडर है, और कॉमन जेंडर अगर हो तो भी मेल को ही माना जाता है. बताया हूं ना, ये तो मेल को ही माना जाएगा. तो द ड्रेस इज सो कॉस्टली दैट इट कुड नॉट बी परचेज्ड. सॉरी, कैन है ना, बस ये देखना प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, इसको बनाओ. द टी इज टू हॉट. अब बनाओ क्या होगा? द टी इज सो हॉट. इतना आसान नहीं है. इसमें से है कोई ऐसा जो एक हाथ उठा दे कि हाँ मैं सही सही बना दूंगा? किसी एक को चैलेंज देता हूं, चैलेंज दे रहा हूं. बना दोगे? बनाओ, खड़े हो जाओ, बताओ. ओवर हॉट है? क्या कर दे? भेरी कर दे बस. देखो ध्यान से, सोच भी नहीं सकते वो बनेगा. ऑनलाइन में भी कोई है तो बना के दिखा दे. नहीं बनता है. थोड़ा सही बनाए हो, ऐसे बनता है कोई? बोला ना, लड़के बोलने लगे एक्सट्रीमली हॉट, वेरी हॉट, टू हॉट, सो हॉट. नहीं बनेगा. हॉटर देन. देखो बताता हूं, कुछ ऐसे ये होते हैं, अच्छे अच्छे को हिला के रख देंगे. ये इसका बनाने का तरीका होता है. देखो लिखो द टी इज. अब बताओ हॉट का कंपैरेटिव क्या होगा? हॉटर देन. अब दो चीज बनेगा. एक बनेगा द टी इज हॉटर देन, पहला होगा इट शुड बी. इट शुड,
जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हॉट है, या फिर इट इज प्रॉपर। नोट करो, मजा आया इसमें? क्वेश्चन आता है ऐसा ऐसा, बचेगा तुम लोगों से। हर क्वेश्चन बता रहा हूं, कैसे बच जाएगा? इसका बनता है, यानी कंपैरेटिव बनाने का मतलब ये देखो, कभी भी जब दो चीजें आ जाए जहां पर सिंगल सा टू हो, वहां पर हॉटर देन का इस्तेमाल। यानी क्या दिखाना है आपको? हॉटर का मतलब क्या होता है? उससे ज्यादा, यानी जो चीज उससे ज्यादा है, तो वही है हॉटर देन। अब इसको जितना होना चाहिए या इसको जितना प्रॉपर होना चाहिए, ये दोनों वही चीज है। बनाया था वो सही, लेकिन बस बोला प्रॉपर देन प्रॉपर। इट इज प्रॉपर, क्योंकि क्या है? इज है। अगर यही पर मैं कर दूं वॉज, तो क्या करना पड़ेगा? द टी वॉज हॉटर देन। अब इट शुड बी, यहां पे क्या हुआ? इट वॉज प्रॉपर। अब ये नहीं, ये वाला आ जाएगा, इट वॉज प्रॉपर। आगे बढ़ जाए। द टी इज सो डेट इट कैंट, क्या क्या बना रहा है ये? इट कैन नॉट हॉट। द टी इज सो डेट, कुछ भी हो गया। ये कोई डाउट किसी को? ये वाला काफी ऐसे बहुत कम, देखो खास करके ये जो वर्ड है, यानी ये जो सेंटेंस है, बड़ा कम पूछा जाता है ये वाला। लेकिन एक्सट्रीम हो जाएगा ना तब पूछेगा, ज्यादा एक्सट्रीम आ जाए उसमें पूछेगा। कोई डाउट है आप किसी को? कहां पे? अच्छा, इसको चाहते को टू को काट के शो कर दे, तो आगे क्लाउज भी तो जोड़ना पड़ेगा कि डैट, मतलब इसमें दूसरा वाला टू तो नहीं है ना। इसका मीनिंग भी वही निकल रहा है जो इसका निकल रहा है। ये अल्टीमेटली क्या कहता है कि जो मीनिंग इसका निकल रहा हो, इसके बदले में कोई और ऐसा सेंटेंस लिखो जो इसका यही मीनिंग दे दे। तो यही कह रहा है हॉटर देन। हॉटर देन का मतलब क्या है? ज्यादा, यानी हॉट जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। वही तो कह रहा है ऊपर वाला भी। आगे बढ़ जाएं, चलो देखो प्रैक्टिस करते हैं। एक बड़ा कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन जरा देखो और पढ़ो, कोशिश करो समझने का। दिख रहा है सभी को? बहुत एकदम क्लियर होगा। आओ देखो, यहां से पढ़ना शुरू करना है। देयर वॉज अ फाइट ऑफ क्रोस इन अ थिक फॉरेस्ट। अब फाइट का मतलब क्या है? लड़ाई। यहां पर दिखा रहा है ग्रुप को, यानी एक ग्रुप, कौओं का जो ग्रुप है उसको दिखा रहा है। यानी एक ग्रुप था, कहां रहता था? एक पतले से जंगल में, थिक सा है जंगल में। वन डे, एक दिन, दे सॉ, उन्होंने, यानी जितने सारे कौवे थे वे देखे, अ फ्यू पीकक्स, यानी कुछ मोरनियों को, डांसिंग देयर, वहां पर नाचती हुई। वन ऑफ द क्रोज, देखो वन ऑफ द यूज का कराया ना, अब आपको समझ में आने लगेगा। यहां पर वन ऑफ द क्रोज फेल्ट वेरी जेलस, उसको जलन हुआ। अब कौवा जलेगा ही जलेगा। अब कौवा देख के जलने लगा, इतना सुंदर। अब बोल रहा है कि इतना, ये मतलब जलने लगा वो, कि वेरी जेलस, ही वॉज नॉट कॉन्टेंटेड विथ वॉट ही हैड, कि उसके पास वो क्या है, जो चीजें उसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है। ही वॉन्टेड टू बी एज ब्यूटिफुल एज। अब एज का यूज, एज ब्यूटीफुल एज, यानी कि ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू बी, होना, एज ब्यूटीफुल एज, यानी इतना खूबसूरत जितना वो। द पीकॉक, जो मोरनी है, मोरनिया है, मोर है। अब ही सेड, जो मन करे वो मानो, ही सेड, वह कहा, टू किससे? खुद से, अपने आप से, हिमसेल्फ, हाउ ब्यूटीफुली। अब ब्यूटीफुली क्या है? एडवर्ब। ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। ब्यूटी क्या है? नाउन। ब्यूटी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहां पर है ब्यूटीफुली दे लुक, यानी उनका जो लुक है, कैसे वो लोग दिख रही हैं, इतनी खूबसूरत। वॉट लवली फेदर्स, यानी कितने खूबसूरत
उनके पंख जो हैं वो कितने खूबसूरत है। दे हैव, उनके जो पास है। इफ आई वर अ पीकॉक, अगर मैं मोरनी होता, यही बोल रहा है ना। इफ आई वर अ पीकॉक, पढ़ाया हूं ना ये, काश, कल्पना। इफ आई वर अ पीकॉक आई वुड ऑल्सो हैव लुक्ड सो ब्यूटीफुल, कि अगर मैं भी मोरनी होता तो मैं भी उतना खूबसूरत दिखता। ही सून हैड एन आइडिया, यानी वह उसके पास जल्दी ही एक आइडिया आया। देखते हैं क्या आइडिया आया। एवरी डे, प्रत्येक दिन, यानी प्रत्येक दिन, आई विल वॉच दीज पीकॉक्स डांस, यानी प्रत्येक दिन मैं क्या करूंगा, देखूंगा इन क्या पिकक्स होगा, पिकक्स डांस, यानी इन मोरनियों का नाचना, डांस। एंड वेन एवर, यानी जब भी कभी, वेन एवर, जब भी कभी, एनी ऑफ दियर फेदर्स, यानी एक कभी भी उनका एक भी कोई पंख क्या हुआ, गिरता है, गिरेगा, आई विल पिक देम, मैं उन्हें उठा लूंगा। पिक देम अप एंड कीप देम, और उनको रख लूंगा। वेन आई हैव इनफ, जब मेरे पास पर्याप्त हो जाएगा, आई विल स्टिक देम, यानी आई विल स्टिक देम ऑन माई टेल, मैं भी अपनी पूंछ में उनको लगा लूंगा। ऐसा कौवा सोचा। एंड अब देखो एक्सक्लेम्ड किया है, वाओ, हुरे, एक्सक्लेम किया है ना। नहीं आता है कि ऐसे किसी को देख के, जैसे मतलब कोई भी चीज होता है, इंटरजेक्शन नहीं पढ़ाया हूं, एक्सक्लेमेटरी नहीं पढ़ाया हूं, पढ़ाया हूं ना। जैसे इसमें साउंड आता है किसी चीज का, ओह, आह, वैसे आता है हुरे, फाई फाई, आता है ना ऐसा। आई विल, जैसे किसी देखने पर जो प्रसन्नचित होता है, आई विल बिकम एज ब्यूटीफुल एज, अब ये सोच रहा है, ये सब क्या है, मेरे पास ऐसा होता, मैं ऐसा करता, फिर जाके देखता, मैं ऐसा बन गया होता, वही तो है, कल्पना चल रहा है, उसके दिमाग में कल्पना चल रहा है। आई विल बिकम, अब आई विल है ना, बिकम एज ब्यूटीफुल एज अ पिकॉक, यानी जितनी खूबसूरत ये उतनी खूबसूरत मैं भी। द ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब पढ़ाया हूं ना, चिड़चिड़ा, इरिटेटेड, यानी बहुत इरिटेट हुआ है। द ग्रम्पी क्रो, यानी चिड़चिड़ा कौवा क्या हुआ, लेफ्ट हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को छोड़ दिया। एंड फॉलोड द पिकक्स, और मोरनियों को फॉलो करने लगा, पीछे पड़ गया। वेयर एवर, जहां भी कहीं, दे वेंट, जाते थे, ही पिक्ड अप ईच एंड एवरी फेदर, वह क्या करता था, उनके जो प्रत्येक जो लोग जाते थे, जो मोरनियां जो जाते थे, उनके जो पंख होते थे उनको क्या कर लेता था, उठा लेता था। ही पिक्ड अप, वह उठाता था, ईच एंड एवरी फेदर डे ड्रॉप्ड, जो वह अपने क्या करते थे, पंखों को गिराते थे, उनको वो उठा लेता था। एंड केप्ट, और रखा, देम, उनको। वन डे, एक दिन, फ्लो टूट गया, कोई बात नहीं, समझ में तो आ रहा है अंग्रेजी ना, बस ऐसे ही पढ़ना शुरू करो तुम लोग। वन डे, एक दिन, ही थॉट, उसने सोचा, ही हैड कलेक्टेड इनफ, यानी उसने क्या, देखो यहां पर बताया ना, इनफ है, ये क्वांटिटी है, एडवर्ब है, इस कलेक्शन को दिखा रहा है, कलेक्टेड कर लिया है भरपूर, यानी कि वह एक दिन, वन डे ही थॉट, वह सोचा, ही हैड, उसके पास कलेक्ट हो चुका है कितना, इनफ फेदर्स, बहुत सारे पंख। ही स्टक देम इनसाइड, जो उस कोने में दबा के रखा है। ही इज ऑन फेदर्स एंड डांस्ड विद जॉय, यानी उसने क्या किया, स्टिक का है ये, यानी स्टिक कर लिया, स्टिक का स्टक कर दिया, यानी अपने जो टेल में लगा लिया पंखों को। इनसाइड ही इज ऑन फेदर्स, अपने पंखों के साथ में। एंड डांस विद जॉय, और लगा नाचने खुशी से, जॉय के साथ लगा नाचने। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द ग्रम्पी क्रो,
यानी चिड़चिड़ा कौआ वेंट इन सर्च ऑफ पिकॉक्स, यानी मोरनियों की तलाश में निकल पड़ा। ही क्वाइटली, और चुपके से, क्रिप्ट क्लोज टू देम एंड प्रिटेंड टू स्लीप, यानी वह क्या क्या चुपके से उनके पास गया और उनके क्लोज गया, और टू देम एंड प्रिटेंडेड, प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, यानी ढोंग करना। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति अगर ऐसा नहीं, जो जैसा बोल रहा है वैसा नहीं है, तो प्रिटेंशियस है, दिखावा कर रहा है। टू स्लीप, सोने होने का, यानी कि सोया हुआ है, ऐसा होने का दिखावा किया। नेक्स्ट, सून द पिकॉक्स गॉट रेडी, तैयार हो गए, टू डांस, नाचने के लिए। ही ऑल्सो ज्वाइंड, वह भी क्या किया, ज्वाइन कर लिया उनको, देम उनको, इन द डांस, डांस में, एंड सैंग, और लगा गाने, ऑल्सो विथ देम, उनके साथ क्या करने लगा, नाचने के साथ गाने भी लगा। द पिकॉक्स, मोरनिया क्या है, सून रियलाइज्ड, अब पंख लगाने से अब कौवा तो मोर तो हो नहीं जाएगा, सियार शेर तो हो नहीं जाएगा, तो वही काम है, नाच तो रहा है, गाने भी लगा, और कौवे की आवाज पता ही आपको, कर्कश आवाज, तो वही है द पिकॉक सून रियलाइज्ड, यानी कि जो मोरनिया थी उन्होंने रियलाइज किया दैट की ही वॉज नॉट, वह नहीं था, वन ऑफ देम, उनमें से एक, सडनली, अचानक से, ऑल ऑफ देम, यानी उनमें से सभी, स्टॉप्ड डांसिंग, नाचना रोक दी, स्टॉप डांसिंग, एंड सेड, और कहा, वाई डू यू वॉन्ट टू, यानी वाई डू यू वॉन्ट टू एक्ट लाइक अ पिकॉक, यानी तुम ऐसा पिकॉक होने का दिखावा क्यों कर रहे हो। मोरनियों ने कहा कि वाई डू यू वॉन्ट टू एक्ट, ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हो जैसे कि मोर। द क्रो सेड, कौवे ने कहा, यू आर सो ब्यूटीफुल, यानी तुम सब क्या हो। अब एक बात बताओ, अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर मोर है कि मोरनी, कैसे पता चलेगा। ब्यूटीफुल मोर के लिए आएगा, हैंडसम आएगा, फीमेल के लिए ब्यूटीफुल आता है, समझ में आया, इसीलिए मोरनी मोरनी कह रहा हूं। यानी यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम सभी लोग बेहद खूबसूरत हो। आई ऑल्सो वॉन्ट टू, मैं भी, आई ऑल्सो, मैं भी चाहता हूं तुम्हारा जैसा दिखना, कि मैं भी चाहता हूं कि मैं भी तुम्हारे जैसा दिखूं। यहां देखो, द पिकॉक्स, मोरनियों ने कहा, ऑल ऑफ अस हैव सम गुड क्वालिटीज, यानी हम सभी के पास है कुछ अच्छी क्वालिटीज, कुछ अच्छी क्वालिटीज है। क्लियर। नेक्स्ट, यू मे नॉट लुक लाइक गुड, तुम हो सकता है कि अच्छे ना दिखो, बट लेकिन यू हैव एन इंटेलिजेंट ब्रेन, भले ही हम खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन तुम शायद खूबसूरत ना दिखो, लेकिन तुम्हारे पास क्या है, एक यानी बहुत खतरनाक वाला दिमाग, यानी बट यू हैव एन इंटेलिजेंट ब्रेन विच, जो वी डोंट हैव, जो हमारे पास नहीं है। सो बी सेटिस्फाइड, इसलिए संतुष्ट रहो, सेटिस्फाइड होता है ना, संतोष रहो, संतोष करो, विथ वॉट यू आर, जो तुम हो, वॉट यू आर, जो तुम हो। द ग्रम्पी क्रो, यानी चिड़चिड़ा कौआ, वेंट होम, चला गया घर, उसने लर्न किया योर लेसन, यानी होम लर्न योर लेसन। द ग्रम्पी क्रो वेंट होम योर लेसन। हाँ, यू मे नॉट बी एज, went home learnt your lesson, you may not be as the beautiful as a peacock, यानी तुम हो सके कि क्या हो, खूबसूरत ना हो जितनी खूबसूरत मोरनी, और एज स्ट्रांग,
और इतना ताकतवर नहीं एज अ लॉयन, यानी शेर की तरह ना ताकतवर ना पिकॉक की तरह खूबसूरत, बट एवरीवन, लेकिन सभी लोग लव्स यू, तुमसे प्यार करते हैं जस्ट एज यू आर। अगर जो प्यार करने वाले हैं तुमको इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि तुम ऐसा हो। तो वही कह रहा है कि लव्स यू जस्ट एज यू आर, जैसे भी तुम हो, सो जस्ट बी योरसेल्फ, इसीलिए जो हो तुम वही रहो। कहानी समझ में आ गया? आओ जरा देखा है? नहीं आया? अब ये देखो धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना अंग्रेजी। अब ये अंग्रेजी मैं बोल रहा हूं आपसे इसीलिए, ये सारी चीजें मैं आपको आराम से समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि सर बहुत बढ़िया तरीके से सब समझ में आ रहा है, लेकिन इसके लिए अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइड मत कर लेना। आपको पढ़ाई करना है। अब पढ़ो, एनसीईआरटी किताबें पढ़ो, समझ में आएगा। न्यूज़पेपर पढ़ो, समझ में आएगा। आर्टिकल्स पढ़ो, समझ में आएगा। तो यही चीज है कि धीरे धीरे आपको मेहनत करते रहोगे तो सारी चीजें बेहतर होती चली जाएगी। अब ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा रहा हूं, किसी को कोई 1% का डाउट आ रहा है? क्योंकि ये जो सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अचानक से बड़े लेवल का कॉम्प्रिहेंशन सीसेट का उठा के सॉल्व मत करने लगना। अब तो आ गया हूं कॉन्फिडेंस में, अब मैं भी पंख लगा के कौवे की तरह मोरनी बन के मैं भी नाचूंगा। नहीं नाचोगे। एक क्रिकेटर को देख के, क्रिकेटर के कोई भी क्रिकेटर अगर है, कोई प्लेयर है, अगर उसको देख के तुमको लगता है कि मैं भी उसकी तरह खेल लूंगा, तो ये मात्र एक कल्पना है, ये नहीं पॉसिबल है। तो मेहनत करना। आओ जरा देखते हैं क्वेश्चन बनता है कि नहीं। Why was the crow jealous of the peacocks? मोरनियों से क्यों जलता था? ए में कितने लोग हैं? बी में, सी में? बी में बहुत लोग थे। कोई डाउट? अब सुनो ध्यान से नलायको, एक बात बताओ, ही वॉज नॉट कंटेंटेड विथ वॉट ही हैड, वो संतोष, उसको संतुष्टि थी, तो वही तो लिखा है, तो संतोष नहीं था जो उसके पास था, इसीलिए जलता था। दूसरे में आंसर लिखे हो कि ही वॉन्टेड टू बी एज ब्यूटिफुल एज पीकॉक, ही वॉन्टेड टू हैव दियर कलरफुल फेदर्स, ऑल ऑफ। इसमें सभी के सभी आंसर हैं। ज्यादा तो ये दिखा कि सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसीलिए ये भी ध्यान देना। यहां पर ऑप्शन डी है, सावधान रहो। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रम्पी? इरिटेबल, ग्लोरियस यानी विख्याति, ऑनेस्ट ईमानदार, सिक कमजोर दुर्बल सा बीमार। व्हाट एडवाइस डिड द पीकॉक गिव टू द क्रो? बिकम, पहला है बिकम एज स्ट्रॉन्ग एज अ लॉयन, यानी लॉयन की तरह स्ट्रॉन्ग बन जाओ। नहीं, बी सेटिस्फाइड विथ वॉट यू आर, नेवर लाई टू योर सीनियर्स, ड्रिंक सम वाटर बिफोर, कोई रेलिवेंसी नहीं है, यानी जो तुम्हारे पास है, जो तुम हो, उसी में अपने आप को संतुष्ट रखो। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी द थीम ऑफ द पैसेज? नेवर वियर फेदर, जीवन में कभी, प्राइड मेक्स यू वीक, बी योरसेल्फ। गलत हुआ? नहीं गलत होगा। कोई डाउट किसी को? अब ये धीरे धीरे आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद ये सारी चीजें आएगी। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, फ्रुगल, चूज द वर्ड विच इज सिनोनिम। सिनोनिम्स नहीं, सिनोनिम होगा। सिनोनिम विद द गिवन वर्ड्स, यहां वर्ड नहीं वर्ड्स होगा। बताओ। फ्रुगल, फ्रुगल का मतलब होता है कंजूस, मक्खी चूस। इम्प्रूडेंट, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब होता है किफायती। यह भी दिखाता है कंजूसी को ही कि क्या होना पड़ता है, इकोनॉमिकल होना पड़ता है। यानी इकोनॉमिकल, देखो बेसिकली ये इकोनॉमिकल क्या है कि है एक पॉजिटिव वर्ड। जैसे पॉजिटिव वर्ड का मतलब ये है कि मान के चलो किसी के पास 1,00,000 2,00,000 रुपए हैं, लेकिन मान लो, मानने में क्या जाता है,
मान लो तुम्हारे पास है, मान लो। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा कि आज ही जाके एक बढ़िया सा, ठंड चल रहा है, बढ़िया सा एक जैकेट और एक रजाई और एक कंबल और एक आईफोन लेके आते हैं। और एक सोचेगा कि अभी लाख रुपए आए हैं, इसको बचा के रखते हैं, जब जीवन में बुरा समय आएगा उस समय ये मदद करेगा। अब वो जो है कंजूसी कर रहा है, लेकिन वो कंजूसी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो उसी चीज को कहते हैं इकोनॉमिकल। खास करके यूज करता है आफ्टर मैरिड लाइफ के बाद, यानी जो हस्बैंड लोग होते हैं शादी के बाद बन जाते हैं इकोनॉमिकल, किफायती, कंजूसी होना पड़ता है, यही क्या है इकोनॉमिक, लेकिन है ये पॉजिटिव वर्ड। नेक्स्ट अबंडेंट। अब देखो क्या पूछा है, अपोजिट गिवन वर्ड्स होना चाहिए। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, फर्टाइल मतलब क्या है, उपजाऊ है। अब ये है प्रचुर मात्रा में, ये उपजाऊ, ये कुछ है नहीं। प्लेंटीफुल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ये सिनोनिम है इसका। अब प्लेंटी है, ये भी दिखाता है प्रचुरता को ही। मिनिमल यानी ये दिखाता है किसी चीज की कमी, यानी जो शॉर्टेज है, कमी है, उसको कहते हैं। सर ये क्या पढ़ा रहे हैं? संस्कृत पढ़ा रहा हूं। चलो, ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन वर्ड। समथिंग विच इज वर्थ बिलीविंग, यानी किसी चीज पर विश्वास के लिए। एक वर्ड का आया हूं क्रेड, जिसके साथ क्रेड लग जाएगा वो होगा विश्वास करने के लिए, एतबार करने के लिए। क्या है? क्रेडिबल। क्रेड से बनता है क्रेडिट कार्ड, क्रेडुलस, क्रेडिबल, क्रेडिबिलिटी। व्हाट इज द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड? ए में कितने हैं? बी, सी। एक बात बताओ, कितनी बार बताया हूं, अगर सी साउंड आ रहा है या सी लेटर आ रहा है तो सी के बाद क्या आता है? सी को ई आई करते हैं, डिसीव, परसीव, रिसीव, है ना। लेकिन नहीं आ रहा हो तो जैसे फील्ड, अब फील्ड में क्या लिखोगे? फ्रेंड। सी आ रहा है तो फ्रेंड में फ्रेंड। वैसे ये पीस, तो पीस में ऑप्शन डी। ये याद रखना, ये यही तो काम करता है। सारे बच्चे इसी में परेशान होते हैं, आई ई में और ई आई में। ये सब स्पेलिंग एरर में पढ़ाया तो था, भूल गए क्या? नेक्स्ट, फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज फ्रेंड्स विथ during the night, a person who is friend with you every day, a person who is friend with you in difficult times। उल्टा कर दिया, नहीं कहते हैं। देखो, फेयर का मतलब है अच्छा, वेदर का मतलब है मौसम, और फ्रेंड्स का मतलब होते हैं दोस्त। यानी नहीं होता है कि यार बदल ना जाना मौसम की तरह, यानी मौसम जैसे बदलता है तुम मत बदल जाना। यानी मौसम का मतलब यहां मौसम से नहीं है, ये कहता है यहां मौसम से ये कहना चाहता है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं कि जब दिन अच्छे होते हैं तो तुम्हारे साथ रहेंगे, और जब दिन बुरे हो जाए तो साथ छोड़ के चले जाते हैं। नहीं कहते हैं कि जेब में लाखों हो तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं, मगर जेब में जब ना हो देने वाला कोई नहीं आता। वही चीज कहता है, फेयर मतलब अच्छा, वेदर मतलब मौसम, फ्रेंड्स के मतलब दोस्त। यानी ऐसे दोस्त जो सिर्फ अच्छे मौसम में साथ रहेंगे। अच्छे मौसम में साथ रहने का मतलब है कि बसंत ऋतु चल रहा है बढ़िया से,
बसंत में बाहर बाइक से घूमने का मजा ही कुछ और है। अब दोस्त बोलेगा कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, और ठंड का दिन आ जाए, कपकपाती हुई ठंड हो, और बोलो भाई थोड़ा गाड़ी चला दो ना, वो मैं नहीं चलाऊंगा। यानी ये क्या दिखा रहा है कि अच्छे मौसम में साथ रहे। द पर्सन हुज फ्रेंडशिप कैन नॉट बी रिलाइड ऑन टाइम, यानी समय पर रिलाई नहीं करने वाला है। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट, अ बुक मार्केट वॉज बीन ऑपरेटेड बाई सम रीडर्स। एक बात बताओ, यहां पर है अ बुक मार्केट वॉज बीन ऑपरेटेड बाई, पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस में वॉज के बाद बीन आएगा, वॉज के बाद बीइंग, बीइंग तो सुना था, बीन कहां से आ गया? आपका आंसर सीधा बी हिट करेगा, लेकिन आंसर होगा क्या ये बताओ? इसमें बताओ होगा क्या? क्या होगा? बीन को हटा देंगे, वॉज ऑपरेटेड कर देंगे कि वॉज ऑपरेटेड बाय सम रीडर्स इन द स्ट्रीट व्हेन दे रीच्ड देयर। दिमाग काम किया? यहां पर लिखा है, एक बात बताओ, तुम ये कह रहे हो कि बीन को हटा देंगे, बन जाएगा अ बुक मार्केट वॉज ऑपरेटेड बाय सम रीडर्स इन द स्ट्रीट व्हेन दे रीच्ड देयर। ये देखो क्या है, सब्जेक्ट है, V2 है, ये कॉम्प्लीमेंट है, V2 का इस्तेमाल कर दिया है, इसका मतलब आगे किसका इस्तेमाल होगा? हैड प्लस V3। तो है, अब हैड यहां पर लगाओगे तो हैड बीन ऑपरेटेड। इसीलिए तो बोला हूं कि सिंगल क्लाउज में नहीं आएगा, डबल क्लाउज मिला। यही गलती करते हैं बहुत लोग। यहां देखो, हालांकि तुम लोगों से गलती नहीं होगा, जो बड़े एग्जाम होते हैं यही फंसाने का काम करेगा। तुम लोगों को सीधा दिख गया कि ये नहीं है, ऑप्शन बी लगाओ, आगे बढ़ो। इतना फुर्सत कहां है? कितना भी खूबसूरत है, देखने की फुर्सत नहीं है। क्वेश्चन कितना भी बढ़िया दिख जाए, फुर्सत है? टाइम लग रहा है, सेकंड में बीपी बढ़ता जा रहा है, एक भी क्वेश्चन लटका तो। मेन चीज क्या है? देखो, एसएससी इज ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। इफ यू वांट टू बिकम अ ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एससीसी विच इज प्रोवाइडेड बाय, that is totally depend on your time management. If you are able to manage your time according to the exam, you will be able to being an officer. अगर टाइम मैनेज करना सीख गए, यहां एसएससी का लेवल है, कोई लेवल नहीं इन लोगों का। एसएससी का नहीं, मतलब क्वेश्चन का लेवल। अब ट्रोल करना शुरू कर देगा कि ये क्या है। अब यहां पर दिखाता है टाइम मैनेजमेंट, तो यही टाइम की बात। कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े, नेक्स्ट। Children listens to people speaking around them for a long time before they begin to speak. क्या होगा? Children का मतलब होता है प्लूरल, शब्द होता है चाइल्ड, चाइल्ड का होता है प्लूरल, क्या होता है? चिल्ड्रेन, बच्चे, एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा हैं तो ये भी एक से ज्यादा होगा, ये ऑलरेडी प्लूरल है तो यहां प्लूरल लगेगा, तो लिसेंस नहीं, लिसन। नेक्स्ट, हुड्डा लिव्ड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ जर्मनी। ये ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीजों से अलग होना, सेपरेशन को दिखाता है। जैसे कोई भी चीज में जब ऑफ लग जाए, जैसे मैंने कहा था ब्रेक ऑफ, रिश्तों से अलग हो जाना। हमेशा के लिए अप नहीं, ब्रेकअप करते रहे, तो ब्रेकअप नहीं, ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है कि रिश्तों से हमेशा के लिए अलग होना। समझ में आया? तो ये ऑफ नहीं, क्या होगा? ऑफ, ये वाला, यानी पार्ट ऑफ जर्मनी, ये उसका पार्ट है। आगे बढ़े, कोई डाउट? नेक्स्ट, नो टॉकिंग ऑन द डिनर टेबल इज एन एब्सोल्यूट रूल। एब्सोल्युटली रूल। ए में कौन है? बी में क्या है बताओ? इसमें क्या होगा? एट द डिनर। ये डिनर नहीं है, डिनर टेबल पर, टेबल है। इज एन
एब्सोल्यूट रूल। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में एरर ही हो, कोई एरर नहीं है। एरर होगा तुम लोग को साफ दिखेगा। नेक्स्ट, द गर्ल हैज चांसेस विनिंग द मैच। अब द गर्ल हैज बाउंटीफुल चांसेस, हाई चांसेस, लाइट चांसेस, हेफ्टी चांसेस, हाई चांसेस। किसी भी चीज के जब लेवल जब ज्यादा होता है, चांस का मतलब क्या है? एक तरीके से जो दिखने वाला थोड़े ना है कि दिखेगा। अब दिखता तो बाउंटीफुल कर देते, नंबर में ज्यादा है। यह दिख रहा है क्या? एक चांस। ये एब्स्ट्रैक्ट है, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब कोई इसमें लेवल आ जाता है तो फिर हाई चांस नहीं होता, हाई चांस है। नेक्स्ट, सुनील कैनॉट अ ट्रिप टू द यूएस नाउ बिकॉज ही हैज ऑलरेडी स्पेंट अ लॉट फॉर द कंप्लीशन ऑफ हिज हाउस। यानी सुनील कैन नॉट विजिट, अफोर्ड, स्पेंड और अर्न। देखो यहां लिखा है सुनील कैन नॉट विजिट अ ट्रिप, नहीं होगा, यानी विजिट नहीं कर सकता है। क्या? अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या यूज किया है? स्पेंड करना। अलॉट यानी बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया है अपने घर को तैयार करने में, तो अफोर्ड होगा। आगे बढ़े। ऑफ कोर्स वी अग्री विथ दैट मेजर इट इज सेंसिबल। क्या है? कोई भी चीज देखो सब के सब क्या है? एडवर्ब है। हार्डली सेंसिबल, काट दो पहले ना इसे। पार्शली सेंसिबल, पार्शली का मतलब होता है एक हिस्सा कोई, पार्शली नहीं, स्लाइटली भी नहीं, परफेक्टली। यानी ये क्या है? पूरा का पूरा परफेक्ट है, इस सेंसिबल। ऑफ कोर्स वी एग्री विथ द मेजर इट इज परफेक्टली सेंसिबल है। ये कोई डाउट है? आगे, ही हैज हर मनी एंड ज्वेलरी टू हेल्प द पुअर। यहां द पुअर का मतलब है गरीब लोग। गरीब लोगों के लिए क्या कर दिया? गिव अप कर दिया। यस सर, गिव अप का मतलब होता है त्याग देना। जैसे मान के चलो उसने अपना पद त्याग दिया, गिव अप कर दिया। गिव इन, गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना। गिव अवे, गिव अवे नहीं सुने हो? जैसे यूट्यूब वगैरह पर गिव अवे चलता है, यानी गिव अवे कर रहा है, ये यानी दे रहा है। जैसे कोई फोन गिव अवे कर देता है, नहीं सुने हो? बुक्स गिव अवे होता है, तो क्या है? गिव अवे। गिव इन नहीं, गिव अवे नहीं। नेक्स्ट, somebody is following us। बनाओ जरा वॉइस। डी होगा। अब मुझे नहीं पता, तुम जो बनाओ बताओगे आंसर कर दूंगा। ए में कितने लोग हैं? बी में, बी। सी में, सी में कौन था? शर्मा गए क्या? देखो शर्मा भी रहा है। एक बात बताओ, फॉलोइंग का मतलब है V4। V4 में आता है बीइंग। इसमें बीन है, इसमें नहीं है, इसमें बीन है। क्या आता है? बीइंग। जहां V4 दिखे बीइंग चाप देते हैं, बीइंग है तो इसमें। नेक्स्ट, तो डॉक्टर सेड दैट दे हैड परफॉर्म्ड देयर बिट। अब बताओ क्या होगा? सी होगा। हैड परफॉर्म्ड है। एक बात बताओ, यहां पर है डॉक्टर सेड, तो सेड का सेड है, सेड है, सेज काट देते हैं पहले। एक काटे तो एक तो कम हुआ, एक वैसे भी यहां हैड है तो हैड का हैड नहीं होता, हैड का हैड थोड़े होता है, हैव का हैड होगा ना। आर परफॉर्मिंग तो होगा नहीं। अब वी, डॉक्टर सेड दैट वी परफॉर्म्ड आवर बीट। यहां पर है डॉक्टर से डेट वी हैव परफॉर्म्ड आवर बिट। एक बात बताओ, अब यही क्वेश्चन फंसाने वाला है। एक बात बताओ, ये परफॉर्म्ड है, आवर बिट को दिखा रहा है। V1 का भी तो बनता है क्या? V1 का क्या बनता है? पास्ट है वो, और ये पास्ट है। तो इस जैसे मान के चलो यहां से बनाओ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की कोशिश करो। एक बात बताओ, V1 का तो हैड प्लस V3 बनता है। अब V2, हाँ सॉरी, V2 का भी क्या बनता है? मतलब सिंपल पास्ट का बनता है पास्ट परफेक्ट। इसी का तो पास्ट परफेक्ट है, ये यही तो है ये।
ये जो है, इस देखो, इसमें और इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर है? नहीं अंतर है। मतलब मैंने कहा है, देखो, अगर आर भी और आर एस दोनों पास्ट के हो, अगर ये पास्ट का है और ये भी पास्ट का हो जाए, तो मैंने बताया था ना कि ये है सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यही है। तो सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट नहीं बनता है, सिंपल पास्ट नहीं है, तो ये नहीं बन जाएगा। दोनों में अंतर क्या है? अंतर बताओ। परफॉर्म देयर दियर बिट, ऐसा कुछ नहीं है। ये बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में बहुत लोग गलती करते हैं। मैं आपको किसी दिन ना एक क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसको बकायदा फोटो बनवा के, कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 60 to 70% लोग गलत दिए हैं, आंसर देने वाले मात्र 6% लोग हैं। जब भी ऐसा कभी फंसना तो हैव को प्रेफर करना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, हैव को प्रेफर करना। जब दो आ जाओ, अगर मान के चलो इसमें भी कोई गलती होती, हैव बीन कर देता, मजबूरी में इसे करना पड़ता, लेकिन दो है तो हम प्रेफर किसे करेंगे? तो इस वाले को। यही है। PQRS बनाओ जल्दी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द डिवीजन वॉज यूजुअली बेस्ड ऑन द टेम्परेचर विच फॉलो बाय डिफरेंस वेजिटेशन ग्रोथ। अब बताओ, डी में कितने लोग हैं? सी में, बी में और ए में। तुम लोग कहां हो? क्या हमारे साथ है? हमारे साथ। चलो देखो, एक बात बताओ कि द डिवीजन वॉज यूजुअली बेस्ड ऑन टेम्परेचर। यहां है कॉपिन्स मैप। कॉपिन का मैप, पहले तो बताओ कॉपिन है कौन? तो व्लादिमीर कॉपिन डेवलप्ड अ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम एट द एंड ऑफ द 90th सेंचुरी। द सिस्टम नहीं, सिस्टम नहीं, यहां इसी चीज के बारे में ये इंट्रोडक्शन दे रहा है। यानी सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? और आर ए में है ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट किसी को? चलिए, हमारी मुलाकात सीधे मंडे को होगी। बढ़िया से मेहनत करो। थैंक यू वेरी मच।